And we also have discussed that the DNA was discovered by the James Watson and Francis Crick, and they have discussed that the DNA consists of two double-stranded polynucleotide molecules, and in which nucleotides are linked with the link joined to each other, and in that one nucleotide is made of deoxyribose sugar, and in that nitrogen bases are connected and phosphate groups are connected. Okay. Social science. Yeah, ma'am. I'm just sharing you the PPT that we were discussing yesterday, and we will be proceeding from where we have left. Okay. Okay, ma'am. So this is James Watson and Crick. They discovered the double helical model of DNA. They got Nobel Prize also. क्या के बारे में किसके बारे में कैसे लिखा है यहाँ पर? The DNA is double-stranded polynucleotide. Sugar phosphate forms the backbone. ये बात कही है कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंड का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है. देखो ऊपर एक छोटा सा डायग्राम भी बना रखा है. कैन यू सी? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के बीच में एक डबल स्ट्रैंड के मॉलिक्यूल का डायग्राम भी बना रखा है. Two twisted strands are there, and in that also the strands is having sugar phosphate backbone. The strands which are shown here, this is actually a sugar phosphate backbone that is twisted with each other. One strand, and this I am drawing now second strand. तो ये जो यहाँ बन रहा है ये दो स्ट्रैंड हैं ऐसे, इसीलिए इसे बोला जाता है डबल हेलिकल टू स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. एंड इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? नाइट्रोजन बेसिस के यहाँ पर इसके बीच में नाइट्रोजन बेसिस है. These are what? Nitrogen bases of one strand linked with the another strand. Can you see it? This molecule, this is the structure of DNA, double helical model. And this was discovered by these scientists only, James Watson and Francis Crick. And there are the features which are mentioned in this slide. Can you see the screen which is getting shared? So, first point is clear to you, Monisha? Is the first point clear to you? The DNA is double-stranded polynucleotide.
2 स्ट्रैंड हैं उसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। कहने का मतलब ये है जो डीएनए का मॉलिक्यूल है इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड हैं जो आपस में पैरेलल चलते हैं। ये देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड आपस में पैरेलल चलते हैं और उनके बीच में एक न्यूक्लियोटाइड का जो नाइट्रोजन बेस होता है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजन बेस से बीच में एक कॉम्बिनेशन बनाता है जो मैंने कल बताया था, एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थायमीन, गुआनिन ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन। तो ऐसे लैडर जैसा स्पाइरल लैडर की तरह बनता है। Is it clear to you? Am I audible? And is the Yes, screen ma'am. visible? Okay. Now, second point is sugar phosphate forms Yes, the. ma'am. Screen visible है आपकी वॉइस पे। ठीक है, तो ये जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, कहने की बात ये है इस स्ट्रैंड में बैकबोन ये जो मैंने भी बनाई है स्ट्रैंड, ये शुगर फॉस्फेट ही होती है। फॉस्फेट देन शुगर देन फॉस्फेट देन शुगर। एक्चुअली में ये जो स्ट्रैंड चल रहा होता है इसमें शुगर और फॉस्फेट ही होते हैं। शुगर देन फॉस्फेट देन शुगर। तो ये जो बैकबोन बनी होती है शुगर फॉस्फेट की बनी होती है, पॉइंट ये कह रहा है। और द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, शुगर से लगे हुए बेसिस अंदर की तरफ होते हैं। जैसे इससे अगर एडिनिन लग रहा है फॉर सपोज एक स्ट्रैंड से, देन नेक्स्ट वाली शुगर से थायमीन लग रहा है, ठीक है। तो बेसिस जो होते हैं वो बीच में होते हैं। इस वाली शुगर से गुआनिन लग रहा है, बेसिस अंदर की तरफ होते हैं और शुगर फॉस्फेट पीछे की तरफ होती हैं। अब ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड जा रहा है। दूसरे स्ट्रैंड में भी क्या होंगी, बैकबोन में शुगर फॉस्फेट होंगी बैकबोन में। और मैम शुगर इस चैप्टर का नेम क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एडेनिन के सामने जस्ट थायमीन होगा, थायमीन के सामने दूसरे स्ट्रैंड में एडेनिन होगा, गुआनिन के सामने दूसरे स्ट्रैंड में साइटोसिन होगा। तो नाइट्रोजन, कहने का मतलब है नाइट्रोजन बेसिस अंदर की तरफ होंगे। डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस हमेशा क्या होंगे, इनसाइड होंगे, दे विल बी इनसाइड एंड शुगर फॉस्फेट बैकबोन विल बी ऑन द आउटर साइड। इज इट क्लियर? यस मैम। मैम शुगर बेसिस होंगे आउटसाइड। शुगर बेसिस, शुगर फॉस्फेट बाहर की तरफ रहेंगी। बाहर की तरफ मतलब स्ट्रैंड में रहती हैं। जो मैंने आपको बताया डबल स्ट्रैंड का मॉलिक्यूल है डीएनए, डीएनए ये डबल स्ट्रैंड का मॉलिक्यूल है। तो इसमें शुगर फॉस्फेट बाहर की तरफ होती हैं और नाइट्रोजन बेसिस अंदर की तरफ होते हैं। नाइट्रोजन बेसिस ये रहे अंदर की तरफ, एक सीढ़ी की तरह, जैसे सीढ़ी नहीं होती है वैसे, सीढ़ी के स्टेप्स यस होते मैम। हैं, स्टेयर्स के स्टेप होते हैं, वैसे स्टेप्स की तरह नाइट्रोजन बेसिस इनसाइड होते हैं। और जो शुगर फॉस्फेट की जो बैकबोन है वो इन स्ट्रैंड्स की तरह होती है, जो डबल स्ट्रैंड जो ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स हैं उनकी तरह शुगर फॉस्फेट बोन होती है। इसलिए बोलते हैं शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है। शुगर एंड फॉस्फेट मेकिंग बैकबोन ऑफ द डीएनए, डीएनए की बैकबोन बना रहा है। एंड जो यहाँ पर जो मिसप्रिंट है यानी जो वर्ड गायब है वो है द बेसिस। द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड द नाइट्रोजन बेसिस। जो नाइट्रोजन बेसिस है यानी कि एडेनिन गुआनिन, जिनका मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कि एडेनिन हमेशा किससे पेयर करेगा, थाइमीन से। गुआनिन थायमीन। गुआनिन किससे पेयर करेगा, साइटोसिन से। तो ये जो साइटोसिन। ये जो बेस पेयरिंग है ये बीच में रहती है, ये सेंटर में रहती है डीएनए के। और जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे पे कोइल्ड हो रहे होते हैं, एंटी पैरेलली कोइल्ड होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब एक स्ट्रैंड जो है जो कोइल हो रहा है और दूसरा स्ट्रैंड इस पे पैरेलली कोइल हो रहा है। पर एक स्ट्रैंड का अगर यहाँ पर 5 डैश पॉइंट है, दूसरे स्ट्रैंड का यहाँ पर सामने उसके 3 डैश पॉइंट होता है। हर स्ट्रैंड के मतलब 2 एंड्स हैं, एक 5 डैश एंड है 5 डैश कार्बन वाला और एक है 3 डैश एंड। तो अगर एक स्ट्रैंड का 5 डैश टू 3 डैश 5 डैश ऊपर है, अबव है, और ये ऐसे करके ट्विस्ट हो रहा है, तो दूसरे स्ट्रैंड का जाहिर सी बात है दूसरा स्ट्रैंड नीचे से 5 डैश से शुरू होगा और वो ऊपर की तरफ 3 डैश पे आएगा। यानी इसी नेचर को एंटी पैरेलल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब दोनों के एंड पॉइंट्स अलग होंगे। अगर मैं इसे स्ट्रेट बनाऊं, ट्विस्टेड ना बनाऊं, डीएनए मॉलिक्यूल को अगर मैं ट्विस्टेड ना बना के स्ट्रेट दिखा दूं, तो अगर इसका 5 डैश एंड इधर है ऊपर की तरफ, तो दूसरे वाले का ऊपर की तरफ कौन सा एंड होगा, 3 डैश। 3 डैश। अगर इसका एक तरफ 5 डैश आ गया तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा एंड इसका क्या है, 3 डैश एंड। तो इसका 3 डैश एंड नीचे की तरफ है फर्स्ट वाले का, तो सेकंड वाले का 5 डैश नीचे की तरफ होगा।
इसी नेचर को बोलते हैं एंटी पैरेलल नेचर, यानी दो स्ट्रैंड जो बट आपस में मैम joined हैं। इनके एंड के हमने नेम क्यों करिए 3 डैश और 5 डैश? कार्बन नंबर है, कार्बन नंबर जो शुगर का कल मैं कार्बन नंबर बता रही थी 1 डैश 2 डैश 3 डैश, उसके बेसिस पे है ये, उसकी केमिकल यस मैम। बेसिस पे होता है, ठीक है। और इसीलिए भी करी है, तो कार्बन नंबर तो है ही, पर इसीलिए भी करी है कि जो 5 डैश एंड होता है वो एंड फाइनली एंड पॉइंट होता है, क्योंकि 5 डैश एंड पे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो ग्रो नहीं करती, पर 3 डैश एंड जो होता है वो ओपन एंड होता है, मतलब 3 डैश एंड हमेशा ग्रो कर सकता है। यानी कि अगर उसकी बात करें लाइन से रे की बात करें, रे का एक एंड पॉइंट होता है, तो एंड पॉइंट हमेशा इसका 5 डैश एंड ही होता है, क्योंकि वो ग्रो नहीं करता, और ग्रोइंग एंड इसका 3 डैश होता है, क्योंकि उस पर नए न्यूक्लियोटाइड ऐड हो सकते हैं। समझ रहे हो? तो इसलिए इनके दो एंड्स पड़े हैं, एक 5 डैश एंड पड़ा है, एक 3 डैश एंड पड़ा है। 3 डैश पॉइंट से न्यूक्लियोटाइड चेन ग्रो हो सकती है, उसमें नए मोनोमर्स ऐड हो सकते हैं, वो चेन लंबी हो सकती है। इज इट ओके? इज इट क्लियर? ओके मैम। हाँ, तो इसीलिए दो नाम दिए हुए हैं, और दोनों के स्ट्रैंड्स के अपोजिट एंड्स एक दूसरे के सामने होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैव द कॉमन डायमीटर। दोनों स्ट्रैंड्स एक बराबर दूरी पर रहते हैं। कॉमन डायमीटर इनका होता है 20 एंगस्ट्रॉम का, मतलब इनकी बोल सकते हैं डीएनए हेलिक्स की ये डायमीटर है। हेलिक्स एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर हो गया, और उस कॉइल्ड स्ट्रक्चर की पर्टिकुलर दूरी पे है वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर एक दूसरे से, और उसकी दूरी का मेजरमेंट कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हेलिक्स है, ये ट्विस्ट होके बना है। कह रहे हैं इस पॉइंट में, क्या कह रहे हैं कि इसका जो डायमीटर है, मतलब ये दोनों स्ट्रैंड आपस में कितने दूर हैं? 20 एंगस्ट्रॉम दूर है। कितने दूर है? 20 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम की क्या वैल्यू होती है? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? यू नो, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना मीटर? 11th में पढ़ा होगा फिजिक्स में, डायमेंशंस वाले चैप्टर में। स्मॉल यूनिट है ये, स्मॉल यूनिट है लेंथ की। बताओ, 1 माइक्रोमीटर का बताओ। 1 मैम माइक्रोमीटर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। 1 माइक्रोमीटर कितने मीटर के बराबर है? 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर है? डैश मीटर्स। हाउ मेनी मीटर्स? 1 एंगस्ट्रॉम हाउ मेनी मीटर्स? 1 मिलीमीटर मैम हाउ? 10 1 millimeter is equal to how many meters? मैम 1000। 1 millimeter is equal to 1000, यानी 10 raised to power 1000 नहीं, 3। बाय 1000 -3। छोटी यूनिट है ना ये, दिस इज अ स्मॉल यूनिट। यस मैम। माइक्रो, माइक्रो में कितना आएगा? मैम 100। माइक्रो में 10 raised to -6, छोटी होती जाएगी। और यस मैम। माइक्रोमीटर में बैक्टीरियाज नापे जाते हैं, बैक्टीरियाज की लेंथ। एंगस्ट्रॉम, मैम एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻12 या फिर 8, कंफ्यूजन है मुझे। अब इस एंगस्ट्रॉम से पहले एक और आती है नैनोमीटर्स, एनएम। 1 नैनोमीटर कितने मीटर्स के बराबर होता है? 1 नैनोमीटर 10 रेज़ टू पावर -9, 3 से बढ़ रहा है, तुम देख रहे हो 3 से बढ़ रहा है। पर एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10 रेज़ टू पावर -10 होता है। 10 रेज़ टू पावर -12। -10, 12 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 10 होता है। ओके मैम। एक बढ़ता है उसमें एंगस्ट्रॉम। तो कहने का मतलब ये है कि डीएनए का डायमेंशन डायमीटर का बहुत छोटा है, एंगस्ट्रॉम्स में है, 20 एंगस्ट्रॉम्स उसकी वैल्यू है। एडेनिन ऑफ 1 स्ट्रैंड पेयर विद थाइमिन ऑफ स्ट्रैंड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड वाइस वर्सा। एक स्ट्रैंड का एडेनिन दूसरे स्ट्रैंड के थाइमिन से पेयर करता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये रूल है, पेयरिंग का रूल है। एडेनिन will always pair with thymine, guanine will always pair with cytosine, and adenine और adenine और thymine डबल बॉन्ड से पेयर होते हैं, और guanine और cytosine ट्रिपल बॉन्ड से पेयर होते हैं। यस मैम। क्लियर?
Clear? Now, Yes, ma'am. next point. What is the next point? Guanine of one strand pair with cytosine of strand by 3 हाइड्रोजन bonds. और कौन सी bonds हैं इनके बीच में? Triple bond. ट्रिपल बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड. नेचर क्या है बॉन्ड का? कोवेलेंट, आयोनिक. कौन से वाले बॉन्ड्स हैं? बॉन्ड्स के भी तो नेचर होते हैं. कोवेलेंट हुए, आयोनिक हुए. कौन से बॉन्ड्स हैं ये? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं. कौन से बॉन्ड्स हैं? Hydrogen bond. Next. Because of the complementary base pairing arrangement, if one strand of polynucleotide sequence is known as, other can be deduced. कहने का मतलब ये है कि एक स्ट्रैंड का अगर नाइट्रोजन बेसिस पता हो, जैसे यहाँ बता रखा है, फिफ्थ एग्जांपल दे रखा है, फिफ्थ एंड से शुरू हो रहा है नाइट्रोजन बेसिस ए जी सी ट्रिपल टी ए सी ए टी ए सी सी जी जी ए 4A 2Ts ए सी ए जी. अगर एक स्ट्रैंड का ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है तो 3' एंड से दूसरे स्ट्रैंड का इसका जस्ट कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या होगा? बताओ कैसे बताया इन्होंने? पेयरिंग के रूल से बताया. एडेनिन के सामने क्या रख दिया? Yes, ma'am. Thymine. गुआनिन के सामने Thymine. साइटोसिन. चेक करो करेक्ट है कि? Cytosine. चेक करो पढ़ के इसको चेक करो, रीड करके देखो करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा. पेयरिंग के हिसाब से करेक्ट है? इज इट करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये Ma'am, correct. तो ये एग्जांपल है जिससे पता चलता है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है डीएनए के स्ट्रैंड्स के बीच में. ठीक है. नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड दोनों एक दूसरे से ट्विस्टेड होते हैं और उनका डिस्टेंस जो होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे होते हैं. कहने का मतलब ये है, एक नाइट्रोजन बेस पेयर से दूसरे नाइट्रोजन बेस पेयर का जो दूरी है वो 34 एंगस्ट्रॉम, पूरा एक ट्विस्ट, एक हेलिक्स की. कहने का मतलब एक हेलिक्स की लेंथ है ये, पिच ऑफ द हेलिक्स. अब एक हेलिक्स कैसे बनता है? जब पूरा एक 360 डिग्री बनता है. मतलब ये इधर को टर्न हुआ, फिर ये इधर को टर्न हुआ. समझ रहे हो मेरी बात? एक कंप्लीट वेव कैसे बनेगी? एक पहले एक क्लॉकवाइज और फिर एक एंटी क्लॉकवाइज. समझ रहे हो? तो इसको Yes, ma'am. हेलिक्स, इसको बोलते हैं वन हेलिक्स. वन हेलिक्स का जो लेंथ है, वन हेलिक्स की जो पूरी लेंथ है वो बता रहे हैं कि वो कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम वन हेलिक्स की लेंथ. और इसके अंदर दो बेस पेयर्स की लेंथ, एक हेलिक्स की लेंथ तो हो गई 34 एंगस्ट्रॉम्स, बट इसके अंदर दो बेस पेयर्स की दूरी, एक बेस पेयर, दो बेस पेयर, तीसरा बेस पेयर, चौथा बेस पेयर, पांचवा बेस पेयर, ठीक है, छठा बेस पेयर, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे बेस पेयर्स हैं इसमें. इनमें बोला कि इसके अंदर दो बेस पेयर के बीच का गैप जो है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम आया. तो यानी कि इन्होंने कहा कि एक हेलिक्स में कितने बेस हो गए? एक हेलिक्स में फिर कितने बेस पेयर्स हो गए? जब टोटल दूरी 34 एंगस्ट्रॉम है और दो बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 है, तो कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने आएंगे इसके अंदर? कैसे पता चलेगा? Ma'am, 10. हाँ, कैसे करेंगे? 34 डिवाइडेड बाय 3.4. पॉइंट करेंगे और जीरो बढ़ाएंगे और जीरो बढ़ा के यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे. जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10. तो यानी एक हेलिक्स में 34 एंगस्ट्रॉम के पिच में 3.4 एंगस्ट्रॉम दो बेस पेयर के बीच की दूरी, तो 10 बेस पेयर्स, अप्रोक्सीमेटली 10 बेस पेयर्स एक ट्विस्ट में आते हैं. इज इट क्लियर? लाइन यहाँ मेंशन है. तो ये क्या है? आपके डीएनए के फीचर्स हैं. दीज आर ऑल द फीचर्स. अब यहाँ पे इसको डायग्राम में भी दिखा रखा है, एक स्ट्रेट करके दिखा रखा है, एक ट्विस्ट करके दिखा रखा है. ठीक है. स्ट्रेट वाले में भी आप देख रहे हो कि एंटी पैरेलल नेचर दिख रहा है. 5' के सामने 3' एंड है, 3' के सामने 5' एंड है. क्लियर?
अब नेक्स्ट वाला आपको ट्विस्ट वाला दिखा रखा है, डबल हेलिकल दिखा रखा है, जिसमें आपको बताया है रेड कलर की क्या है, रेडिश कलर शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है, शुगर बैकबोन है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है रेडिश कलर की, और उसके अंदर बीच में क्या लगे हुए हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर्स। इन द सेंटर व्हाट आर देयर, नाइट्रोजन बेस पेयर। फिर इसके अंदर और भी दो चीजें बताई हैं, एक मेजर ग्रुप बताया है, एक माइनर ग्रुप बताया है। यानी कहने का मतलब जब ट्विस्ट होगा तो ट्विस्ट में ज्यादा टर्न अगर कोई लेगा, ज्यादा कर्व अगर कोई लेगा तो वो क्या है, मेजर ग्रुप है। और अगर छोटा कर्व, जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो, ज्यादा कर्व लिया है, ज्यादा अंदर की तरफ गया है, और फिर जब वो बाहर की तरफ आया तो यहाँ पर दोबारा फिर पतला कर्व लिया, तो जो पतला कर्व लेता है तो माइनर ग्रूव कहलाता है, और जो ज्यादा कर्व, ज्यादा लेंथ तक अंदर की तरफ ट्विस्ट हुआ है तो वो मेजर ग्रूव कहलाता है। तो डीएनए में मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव बनते रहते हैं बिकॉज ऑफ कितना फोल्डेड है, कितना कॉइल्ड है डीएनए। इज इट क्लियर, रिलैक्स्ड है या ज्यादा टाइट। मैम मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं? मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, सिंपल जो अभी हमने फीचर्स पढ़े उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके मैम। तो यहाँ पर दो बेस पेयर्स के बीच की दूरी भी बता रखी है, 0.34 नैनोमीटर्स, कैन यू सी। यस मैम। और एक पिच की भी लेंथ बता रखी है नैनोमीटर्स में, 3.4 नैनोमीटर एक पिच की लेंथ। अब तुम सोच रही होंगी कि ये अलग कैसे होगी, पहले तो 34 दिखा रखी थी, अब 3.4, तो ये तुम ध्यान रखो कि ये नैनोमीटर्स में दिखाई है और वो एंगस्ट्रॉम में थी, यस। तो इसीलिए डिफरेंस हुआ है। जब एंगस्ट्रॉम में होगी तो 34 बोलेंगे, और जब नैनोमीटर में होगी तो 3.4 बोलेंगे। तो जब नैनोमीटर्स में होती है तो क्योंकि एक डेसिमल प्लेस इसमें आ जाएगी उसमें, नैनोमीटर्स में। मैम पहले एंगस्ट्रॉम में देखा था ना? हाँ, देख लेते दोबारा से। ओके। ये 3.4 नैनोमीटर्स है, यहाँ एंगस्ट्रॉम दे रखा है, ठीक है। और यहाँ ओके मैम। बिटवीन बेस पेयर्स भी एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, और यहाँ पे नैनोमीटर। जब पर हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हम एंगस्ट्रॉम्स में बता रहे हैं तो सारे डिस्टेंसेस एंगस्ट्रॉम में ही बताएं, और अगर हम नैनोमीटर्स में बता रहे हैं तो सारे डिस्टेंसेस नैनोमीटर में बताएं। देखो यहाँ पे सब चीजें नैनोमीटर में बताई हैं, डायमीटर भी नैनोमीटर में बताया, कैन यू सी इट, नीचे डायमीटर भी दे रखा है, यस मैम। वो भी नैनोमीटर में 2 दिया, नैनोमीटर। नैनोमीटर्स। इज इट क्लियर। यस मैम। सेंट्रल डॉग्मा जो मैं आपको बता रही थी, ये चैप्टर पूरा डीएनए के ऊपर है कि डीएनए अपने आप को मतलब डीएनए का पहली बात तो स्ट्रक्चर क्या है, तो अभी तक हमने यही पढ़ा था कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। जेम्स वॉटसन क्रिक ने दिया एक डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिक में शुगर फॉस्फेट तो बैकबोन बना रही हैं, नाइट्रोजन बेसिस सेंटर में पेयरिंग बना रहे हैं। तो व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा, सेंट्रल डॉग्मा क्या कह रहा है कि सेंट्रल डॉग्मा फंक्शन बताता है कि डीएनए का एक्चुअली में फंक्शन क्या है। डीएनए अपने आप को खुद रेप्लिकेट करता है और डीएनए बनाता है, डीएनए से फिर एक कॉपी, डीएनए के एक स्ट्रैंड से अगर कॉपी बने तो वो आरएनए कहलाती है, और आरएनए के एक जो स्ट्रैंड आरएनए जो बना है उससे अगर ट्रांसलेशन हो तो वो क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। इज इट क्लियर, दे फॉर्म प्रोटीन। यस मैम। This way of flow of information, this मैम way in which genetic information flows in the organisms, उसको सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं, इसको सेंट्रल रूल कहते हैं। हाँ बताओ क्या बोल रही हो तुम, व्हाट आर यू आस्किंग। मैम ये नोट्स जिससे आप पढ़ाते हैं ये आप खुद बनाते हो?
मैंने ये खुद नहीं बनाया, ये तो मैं पीपीटी ऑनलाइन देखकर फिर आपको बताती हूँ। चाहो तो मैं ये पीपीटी आपको ओके शेयर कर सकती हूँ। आई कैन शेयर दिस पीपीटी इन योर ग्रुप ऑल्सो। आप भी देख के उससे इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। मेंडल वाला है तो वो भी आई कैन शेयर इट। यस मैम, ये वाला मैम जो चैप्टर अभी सिक्स स्टार्ट किया है इसके विषय में। ठीक है, इसकी उसके भी भेज दूंगी मैं, और मेंडल वाले चैप्टर के भी भेज दूंगी, बिकॉज इनमें से आपके ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ओके मैम। पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स। अब डीएनए पैक कैसे होता है प्रोकैरियोट्स में, ये हमारा क्वेश्चन है। डीएनए क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो तो हम देख चुके हैं, पर डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है, और अगर इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में डीएनए पैक होना है, उनके अंदर ये जाना है, तो वो उसका फॉर्म क्या होगा, मतलब वो किस फॉर्म में पैक होगा, ये क्वेश्चन है हमारा, कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में उनका डीएनए किस तरीके से सेल्स के अंदर पैक होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव डेफिनेट न्यूक्लियस, हमें पहले ही बताया। प्रोकैरियोट्स कौन से सेल्स हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, वी डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। इज इट क्लियर? यस मैम। और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स में जो उनका क्रोमोसोम होता है दैट इज कंप्लीटली नॉर्मली इट इज सीन इन द न्यूक्लियस, एक पूरा ऑर्गेनली होता है उनके अंदर, उस ऑर्गेनली में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होता है, और उसके अंदर क्या रखा रहता है, उनका डीएनए रखा रहता है। तो जब हमें पता है प्रोकैरियोट्स में एक भी कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, तो उनका पैकिंग अलग होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि स्ट्रक्चर ही अलग है उन दोनों का, डीएनए रखने के जगह का। तो प्रोकैरियोट्स में जो होगा द न्यूक्लियोइड रीजन, हमें पता है कि सेंटर में एक डार्क रीजन होता है प्रोकैरियोट्स में, जिसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और उस न्यूक्लियोइड में प्रोटीन्स होते हैं, और जो डीएनए होता है फ्रीली फ्रीली उसके अंदर लाई करता है, और वो डीएनए सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, जो बैक्टीरिया में सेंटर के न्यूक्लियोइड रीजन में फ्रीली लाई करता है। अगर आप याद रखो तो आपको पता होना चाहिए कि हमने जब भी बैक्टीरिया का डायग्राम बनाया तो एक रॉड शेप बैक्टीरिया बनाया है, और हमेशा हम क्या करते हैं, सेंटर में एक कॉइल्ड कर उसका डीएनए बना देते हैं, और इसके अंदर कोई ऑर्गेनेली नहीं बनाते, बिकॉज इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, बट जस्ट हम इसकी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ये सब बना लेते हैं बैक्टीरिया के लिए, और साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे से इसके राइबोसोम्स बना देते हैं, क्योंकि इसके राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करते हैं। ठीक है, एक सेंटर में ये जो क्रोमोसोम है वो बना दी दिया हमने, सेंटर में एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल सर्कुलर, और इसके कोई ऑर्गेनली तो होती नहीं है, बिकॉज इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। एंड चाहे तो हम इसके एक फ्लैजिला बना देते हैं, ऐसे करके हम हमेशा बैक्टीरिया का डायग्राम बनाते हैं। दिस काइंड ऑफ डायग्राम इज ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, हमें पता है बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, दे डोंट हैव डेफिनेट, प्रोकैरियोटिक। उनके कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होते, डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, उनका डीएनए फिर भी, पर न्यूक्लियस नहीं है, फिर भी उनका डीएनए पूरे सेल में नहीं बिखरा होता, सेंटर के रीजन में ही, जहाँ पर उनका सेंटर का रीजन है उधर ही उनका न्यूक्लियस थोड़ा कॉइल्ड होकर पड़ा रहता है। उस रीजन को जिसमें उनका न्यूक्लियस पड़ा रहता है उसको हम कौन सा रीजन बोलते हैं, न्यूक्लियोइड रीजन। व्हाट वी कॉल दैट, we call that nucleoid. न्यूक्लियोइड। And the ओके DNA मैम। in the nucleoid is organized in large loops, और जो न्यूक्लियोइड है उसका उसमें जो डीएनए है वो लार्ज लूप्स में ऑर्गेनाइज्ड होता है, और किन की मदद से ऑर्गेनाइज होता है, प्रोटीन्स की मदद से। इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स कैसे हेल्प करते हैं उसको, बिकॉज प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, proteins which are packing the
DNA are positively charged protein and the DNA is having a negative charge. तो पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या हो जाता है, एक तरह से बैलेंस हो जाता है, चार्ज का बैलेंस हो जाता है. तो जिसकी वजह से ऐसे प्रोटीन सेंटर में न्यूक्लियोइड रीजन में होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है. तो उनके बीच में आयनिक न्यूट्रल हो जाता है उनका चार्ज एक दूसरे से. तो वो एक डीएनए उसी न्यूक्लियोइड रीजन में ही इकट्ठा रहता है हमेशा, कलेक्टेड रहता है हमेशा, इसी वजह से. इज इट क्लियर? यस. अब ये पॉइंट होने के बाद हम आगे वाली स्लाइड पे चलेंगे. आगे क्यों नहीं जा रही है ये? पैकिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आया, अब हमने प्रोकैरियोट्स का तो देख लिया. उसमें क्या इंपॉर्टेंट याद रखने की बात है, एक बात ये याद रखनी है कि उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, उसके अंदर न्यूक्लियोइड रीजन है. प्लस सेकंड बात ये याद रखनी है, न्यूक्लियोइड रीजन में उनके क्रोमोसोम पैक्ड रहते हैं, स्टेबल रहते हैं. व्हाई? बिकॉज nucleoid region contains some proteins which are positively charged and DNA is negatively charged, so the charge is stabilized, the DNA remain in that center. DNA हमेशा सेंटर में ही रहता है बिकॉज उधर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स हैं. अब आ जाती है डीएनए इन यूकैरियोट्स की बात कि यूकैरियोट्स में जो डीएनए उसकी पैकिंग कैसे होती है, क्योंकि उनमें न्यूक्लियस होता है, दे हैव न्यूक्लियस. So in eukaryotes, DNA is stabilized with positively charged basic protein called histone. जो DNA है यूकैरियोट्स में वो स्टेबलाइज्ड हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स की मदद से. इसमें भी यानी कि इसमें भी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं जिन्हें हिस्टोन्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है? हिस्टोन्स. उनका नाम हिस्टोन प्रोटीन्स. अब नीचे जो डायग्राम देख रहे हो वो भी हिस्टोन प्रोटीन का ही डायग्राम है. आप देख रहे हो उसमें ग्रे कलर का बॉल्स जैसे स्ट्रक्चर है, 8 बॉल्स जैसी लगा रखी हैं, 4 ऊपर है 4 नीचे हैं और उस पे रेड कलर का डीएनए कॉइल्ड है. कैन यू सी इट? यस मैम. तो दैट इज अ कोर ऑफ, नीचे लिखा भी, दैट इज अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स. वो कोर किसकी बनी हुई है? में 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स क्या है? 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स. और रेड कलर का जो थ्रेड जैसा उस पे कॉइल्ड हो रखा है, वो रेड कलर का थ्रेड क्या मार्क कर रखा है उसको? डीएनए. दैट इज व्हाट? डीएनए. ठीक है. और उस थ्रेड को और उस कोर को टाइट कॉइल करने के लिए एक हिस्टोन बाहर भी है, ग्रीन कलर का. कैन यू सी इट? वन हिस्टोन इज एक्सटर्नल ऑल्सो, दैट इज ऑफ ग्रीन कलर. उसको कौन सा हिस्टोन मार्क कर रखा है? विच हिस्टोन इज दैट? H1 हिस्टोन. दैट इज विच हिस्टोन? ये वाला H1 हिस्टोन होता है. तो 8 तो अंदर हो गए इसमें और एक हिस्टोन बाहर है, दैट इज H1 हिस्टोन. H1 हिस्टोन. मैम ये ग्रीन कलर का? हाँ, ये भी H1 हिस्टोन होता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज मैम ये H1. ग्रीन कलर का क्या है? दिस इज H1 हिस्टोन. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपका जो कोर है बेटा, ये ग्रीन कलर का H1 हिस्टोन है. H1 हिस्टोन. मैं वही बता रही हूँ कि 8 तो अंदर है कॉइल्ड डीएनए की कॉइल के अंदर, पर एक बाहर से लॉक करता है, एज अ लॉक करता है उनको. एक हिस्टोन बाहर से लॉक करता है इसी कोर को और उसका नाम क्या है? H1 हिस्टोन.
ओके मैम। एंड ये पूरे स्ट्रक्चर को जो यस मैम। आठ जो ये इसका स्ट्रक्चर है 8 हिस्टोन का, और ये पूरा इसके ऊपर डीएनए बाउंड हो रहा है, ठीक है, डीएनए इस पे कॉइल्ड हो रहा है और H1 इसको लॉक कर रहा है। इस पूरे को मिला के कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? दिस होल इज नोन एज अ न्यूक्लियोसोम, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है बेटा? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। यानी कि यूकैरियोट्स में डीएनए जो पैकिंग होगी वो न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में होती है। डीएनए इज पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज अ वे ऑफ पैकिंग, जिसके अंदर हिस्टोन के ऊपर डीएनए को रैप किया जाता है, डीएनए को कॉइल किया जाता है, और टाइटली कॉइल करने के बाद एक H1 हिस्टोन उधर लगाया जाता है, दैट इज न्यूक्लियोसोम इज फॉर्म्ड। न्यूक्लियोसोम बनते हैं। इज इट ओके? यस मैम। तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया? विच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इट इज? जैसे कि हम कोई गार्लैंड बना रहे हैं, as if we are making any garland, or we are making any bead or strings, we are making a necklace of beads, such type of thing is it is like, and जिसमें हम उसके पोर से ना पार करके हम उन बीड्स को ऐसे बांध रहे हो, हम डीएनए के थ्रेड से किसी पोर को बीड्स को न्यूक्लियोसोम के यानी ये कौन से ऑरेंज कलर के कौन से प्रोटीन्स शो हो रहे होंगे यहाँ? हिस्टोन्स। यानी हम ये एक ऐसा मॉडल है कोई पैकिंग का, डीएनए पैकिंग का ऐसा मॉडल है जिसे बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। डीएनए किसकी तरह काम कर रहा है? स्ट्रिंग की तरह काम कर रहा है। डीएनए इज एक्टिंग एज अ स्ट्रिंग। तो इसमें क्या है कि इसमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग के ऊपर न्यू ये है तो डीएनए कॉइलिंग जो हम पढ़ रहे हैं उस डीएनए कॉइलिंग में यूकैरियोटिक डीएनए की पैकिंग, क्योंकि हमें पता है यूकैरियोटिक सेल्स डायमेंशंस में बैक्टीरिया और प्लांट सेल्स दोनों से ही मोर कह सकते हैं छोटे हैं, दे आर मोर स्मॉलर देन द बैक्टीरियाज एज वेल एज दे आर मोर स्मॉलर देन द प्लांट सेल्स। तो यूकैरियोट्स में पैकेजिंग के दौरान डीएनए स्टेबलाइज्ड विद पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स। ये हमने पढ़ा कि डीएनए स्टेबलाइज करने के लिए डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर, थ्रेड जैसा पॉलीमर है डीएनए। अब यहाँ देख रहे हो पर्पल कलर का थ्रेड जैसा ट्विस्टेड केबल की तरह एक पॉलीमर बना रखा है डीएनए को, जो कि एक स्ट्रिंग की तरह है, ठीक है। और उस स्ट्रिंग के को स्टेबलाइज कैसे करेंगे? कितना बड़ा सा थ्रेड है वो, कम से कम 2 मीटर लंबा कंटिन्यूअस थ्रेड होता है डीएनए का, किसी भी न्यूक्लियस में अगर निकाला जाए तो उसको इतने माइक्रोमीटर जैसे स्मॉल न्यूक्लियस में कैसे कोई रख सकता है? तो if we have to pack the DNA in a very small nucleus which is having a dimensions of nanometers and angstroms, तो we have to super coil it। हमें उसको क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा सुपर कॉइल करने की ज़रूरत है। तो यूकैरियोट्स में ये सुपर कॉइलिंग कैसे होती है? इट इज पॉसिबल ड्यू टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स, बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज हिस्टोन्स। हिस्टोन नाम के बेसिक प्रोटीन्स उसके अंदर होते हैं जो बेसिक नेचर के हैं, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड से भरे हुए होते हैं। उनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं नंबर में। नीचे लाइन में बता रखा है जो सेकेंड बुलेट पॉइंट है कि हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द रिच अमाइनो एसिड्स
लाइक लाइसिन अमाइनो एसिड एंड आर्जिनिन अमाइनो एसिड। अब जब आप इन अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हो तो इनकी जो हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं उनके अंदर अमीनो ग्रुप ज़्यादा होते हैं। अमीनो ग्रुप्स के ऊपर NH2 ग्रुप्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो जब इनके अंदर अमीनो ग्रुप ज़्यादा है, आपको पता है जनरल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, यू नो दैट इट इज मेड अप ऑफ अ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन से बना होता है कि एक कार्बन है जिसपे 4 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होते हैं, एक पे हाइड्रोजन लगी होती है, एक पे एल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं, एक पे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है COOH, ठीक है, एंड एक पे आपका अमीनो ग्रुप लगा रहता है NH2 ग्रुप। तो बात क्या होती है, किसी भी अमीनो एसिड को अगर पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज बनना है तो उसको यहाँ पर एक्स्ट्रा में पॉजिटिव चार्जेस होने पड़ेंगे। तो एल्काइल ग्रुप जो R ग्रुप है, इस R ग्रुप में लंबी चेन होती है अमीनो ग्रुप्स की, CH2 बॉन्ड CH2, ठीक है, इस तरह का एक लंबा चेन होता है लाइसिन में CH, और इसके इस लास्ट वाले CH पे NH2 ग्रुप्स ज्यादा होते हैं। जब यहाँ पर अमीनो ग्रुप की मतलब अमाउंट ज्यादा होगी तो ये टोटल जो चार्ज होगा इस अमीनो एसिड पे, हिस्टोन्स वाले लाइसिन अमीनो एसिड पे, टोटल चार्ज जो होता है +2 +3 ऐसे बन जाता है, 3 पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। तो जब इन ऐसे अमीनो एसिड से हिस्टोन्स बने हुए होते हैं, this kind of amino acid constitutes the histone proteins, and so histone proteins are positively charged amino acids made of rich in positively charged amino acids like lysine and arginine। तो अब क्या होगा, नेचुरली हिस्टोन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, और जब हिस्टोन में पॉजिटिव चार्ज रहेंगे तो उनके ऊपर क्या होगा, आराम से जो हमारा नेगेटिव चार्ज वाला जो पॉलीमर है, DNA का थ्रेड है, वो अपने आप उस पर 2 बार ट्विस्ट करता है। इट कॉइल अराउंड दैट हिस्टोन कोर, उस पर कॉइल होता है, एंड यही स्ट्रक्चर आपस में फिर और सुपर कॉइल होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक दिखा रखा है कि जैसे पर्पल कलर का जो DNA डबल हेलिकल मॉडल है वो हिस्टोन्स के ऊपर कॉइल हो रहा है, और यहाँ पर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बता रखा है कि किस तरीके से टर्न्स हुए हैं। देखो यहाँ से रेड कलर का DNA इसके ऊपर 2 बार टर्न हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, बाहर तरफ निकल रहा है, और ये जो अंदर आया और ये 2 बार घूमा और फिर बाहर गया, इसमें ग्रीन कलर के हिस्टोन ने इसको लॉक भी किया, और अंदर 8 मॉलिक्यूल्स हैं हिस्टोन के ही अंदर, इंटरनल देयर आर 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन, एंड दिस इज नोन एज द हिस्टोन ऑक्टामर। इसको क्या बोला जाता है, हिस्टोन ऑक्टामर बोला जाता है। इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पर आपको सुपर कॉइलिंग पता चल गई। सुपर कॉइलिंग अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, ऑल्दो इन्होंने यहाँ पर इतना टॉपिक बता के न्यूक्लियोसोम बताकर यहाँ पर फिनिश कर दिया है। इसके बाद हमारा मेन होता है, ये तो आपका ये स्ट्रक्चर जो बीड ऑन स्ट्रिंग बनता है, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर और न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे मैं आपको बता रही थी बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे मोती पिरोए हों किसी स्ट्रिंग में, वैसा स्ट्रक्चर भी कहलाता है कॉमनली जनरल वर्ड्स में। बट इसके बाद ये और सुपर कॉइल होता है, मैंने कहा आपको ये और सुपर कॉइल होगा, तो ये और अभी तो ये इस फॉर्म में रहता है, लूज फॉर्म में रहता है। अब यही थ्रेड कई बार ऐसे ट्विस्ट होगा जैसे सोलेनॉइड होता है, आप फिजिक्स में पढ़ते हो सोलेनॉइड कॉइल जैसा स्ट्रक्चर, और उसके अंदर कई सारे हिस्टोन्स होंगे, कई सारे न्यूक्लियोसोम्स होंगे, कई सारे बीड्स होंगे, मतलब एक ट्विस्ट में ही कई सारे बीड्स होंगे। इज इट ओके? इन द सिंगल ट्विस्ट देयर विल बी मेनी न्यूक्लियोसोम्स। इज इट ओके? यस मोनिशा, तो इसमें कई सारे न्यूक्लियोसोम होंगे एक ही ट्विस्ट ऑफ केबल में, एंड इस तरह का स्ट्रक्चर कहलाता है क्रोमेटिन। इस तरह का ट्विस्टेड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? Chromatin. ठीक है, ये न्यूक्लियस, ये DNA की ही कॉइल्ड फॉर्म है जिसमें
जो डीएनए थ्रेड होता है वो ट्विस्टेड होता है, कॉइल्ड फॉर्म में होता है और उसमें कई सारे न्यूक्लियोसोम होते हैं। बट अगर यही कॉइल क्रोमेटिन इंटरफेज में रहता है, हम 11th में पढ़ते थे जब सेल जब डिवाइड नहीं कर रहा तो उसके न्यूक्लियस में किस फॉर्म में डीएनए रहता है? क्रोमेटिन की फॉर्म में, मतलब थ्रेड्स की फॉर्म में रहता है, लूज थ्रेड्स की फॉर्म। बट जब सेल को ट्विस्ट होना, मतलब सेल को जब डिवाइड होना होगा, एक सेल से उसको सेल डिवीजन करना है, 2 सेल्स बनाने हैं, तब क्या होगा? उसका न्यूक्लियस, तब उसका न्यूक्लियस क्रोमेटिन फॉर्म में ना होकर किस फॉर्म में मिलता है? न्यूक्लियस में तब डीएनए से क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमेटिन और ज्यादा कॉइल होके, क्रोमेटिन वाला थ्रेड और ज्यादा कॉइल होके अपने ऊपर ही ट्विस्ट होके कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे क्रोमोसोम्स बोलते हैं। एक्चुअली में क्रोमोसोम्स कुछ नहीं होते, उनका शेप दिखने में ऐसा दिखता है एक्स शेप जैसा, बट वो एक्चुअली में क्रोमेटिन ही सुपर कॉइल हो रखा होता है, और ज्यादा ट्विस्ट हो रखा था क्रोमेटिन। और उसको ट्विस्ट होने के लिए कौन से प्रोटीन्स लगते हैं? उसको ट्विस्ट होने के लिए एक और प्रोटीन्स, नए प्रोटीन्स का नाम लगता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, NHCP। NHCP, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ओके, मैम उसका नाम नॉन नॉन हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन इसीलिए क्यों? रखा, उसका नाम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन इसीलिए रखा क्योंकि एक हिस्टोन प्रोटीन्स ऑलरेडी आप पढ़ लिया, ठीक है, उससे थोड़ा सा डिफरेंस बताने के लिए या उससे रिमेम्बर रखने में करने के लिए आपको उसी के टर्म से अलग एक नया प्रोटीन बताया है जो हिस्टोन से अलग है, इस वजह से उसका नाम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल, और क्योंकि क्रोमोसोम बनाने में हेल्प कर रहा है, वो लास्ट स्टेप बनाने में, लास्ट स्टेज बनाने में हेल्प कर रहा है कॉइलिंग की, तो इसलिए क्रोमोसोमल प्रोटीन्स बोलो, क्योंकि उससे ही, उन्हीं प्रोटीन्स की मदद से फाइनली फिर क्रोमोसोम बनते हैं। क्लियर? यस मैम। होते वो भी पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं, बट वो क्या करते हैं? पॉजिटिवली नहीं, वो थोड़े से अलग नेचर के होंगे। अब वो क्या करेंगे? इस क्रोमेटिन को ही आपस में कॉइल होने देंगे, ठीक है, दे विल ट्राई टू कॉइल दिस क्रोमेटिन ओनली and they will try to make it a super coiled structure, and that structure will only look like a chromosome, ऐसे करके वो सेंटर में रहेंगे, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन सेंटर में रहेंगे, और वो क्या करेंगे? ये स्ट्रैंड्स बना देंगे क्रोमोसोम के, उनके चारों तरफ, मतलब क्रोमोसोम बनता रहेगा, उन प्रोटीन्स के चारों तरफ क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा। क्लियर? यस मैम। तो अब आपको क्रोमेटिन पता चल गया, सुपर कॉइलिंग पता चल गई, इसकी बेसिस पे आपको एक और नॉलेज होनी चाहिए कि क्रोमेटिन 2 तरीके का है। क्रोमेटिन इज ऑफ 2 टाइप्स, वो भी इसी टॉपिक में, मैं इसको इसीलिए यहाँ बता रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में क्रोमेटिन सुपर पैकेजिंग के अंदर ही बताया हुआ है, डीएनए पैकेजिंग के अंदर ही क्रोमेटिन समझाया हुआ है, क्योंकि वो आता भी डीएनए पैकेजिंग के अंदर ही है। क्योंकि जब न्यूक्लियोसोम बन जाते हैं, न्यूक्लियोसोम जब ऐसे सोलिनॉइड की तरह कॉइल होता है तभी क्रोमेटिन बनता है, ठीक है, तो क्रोमेटिन टॉपिक इसी के अंदर समझाया हुआ है। क्रोमेटिन 2 तरीके के कौन से हैं? एक यू क्रोमेटिन होता है, EU, EUCHROMATIAN, तो यू क्रोमेटिन, और एक कौन सा है? हेटेरोक्रोमेटिन, एक यू क्रोमेटिन है और दूसरा कौन सा है? हेटेरोक्रोमेटिन। अब नाम से क्या पता चल रहा है? यू क्रोमेटिन मतलब ट्रू क्रोमेटिन। एक्चुअली में जिस क्रोमेटिन का जिस क्रोमेटिन जो फंक्शनल क्रोमेटिन है, मतलब जिस क्रोमेटिन की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, जिस क्रोमेटिन की ट्रांसलेशन हो रही है, मतलब जो जीन एक्सप्रेशन में काम कर रहा है, उसको यू क्रोमेटिन बोलेंगे, ट्रू, दैट विल बी कॉल्ड ट्रू क्रोमेटिन। बट जिसका जो इनएक्टिव है,
तो दो तरीके के क्रोमेटिन है, एक एक्टिव क्रोमेटिन है यानी जो फंक्शंस में रोल प्ले कर रहा है और जिसका कोई ना कोई फंक्शन चल रहे हैं, वो यू क्रोमेटिन है। और जिसके अंदर नहीं होता, जिससे कोई फंक्शन नहीं होता, जो सिर्फ ऐसे इनएक्टिव पड़ा रहता है, वो क्रोमेटिन का पार्ट क्या कहलाता है? हेट्रोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन। दो तरीके के क्रोमेटिन होते हैं, एक एक्टिव प्रोसेसेस में रोल प्ले करता है और एक्टिव रहता है। उसकी डीएनए की उस पोर्शन की, उस क्रोमेटिन की पोर्शन की ट्रांसक्रिप्शन भी होती है, ट्रांसलेशन भी होती है, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, दिस इज एक्टिव क्रोमेटिन। and that type of active chromatin that is known as euchromatin। and जो inactive chromatin है, वो inactive क्यों है? क्योंकि वो highly supercoiled रहता है। ये ऐसा पोर्शन है क्रोमेटिन का जो बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड है और जो क्या कहते हैं, जिसकी कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाती, क्योंकि वो खुलता ही नहीं है। कोई चीज इस तरीके से बिल्कुल ऐसे करके जम्बल्ड अप होगी तो क्या इसे हमको सुलझा लेंगे इसको? तो क्योंकि वो इतना ज्यादा टाइटली कॉइल्ड है कि मैम सुलझ नहीं सकता, तो हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव रहता है। ठीक है, तो इसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। और जब हम इसे स्टेन करते हैं, व्हेन वी डू स्टेनिंग ऑफ इट, व्हेन हम किसी क्रोमोसोम को स्ट्रेन करते हैं, तो उसमें भी हमें ये दोनों रीजन दिखते हैं। कुछ ऐसे रीजन दिखते हैं क्रोमोसोम के जो अच्छे से स्टेन कर होते हैं, ठीक है, जो लाइट स्टेन लेते हैं। क्या स्टेन लेते हैं? लाइट। वहां पे हल्के रंग आते हैं, वहां पे क्रोमोसोम के हल्के रंग से होता है। पर कुछ ऐसे रीजन आते हैं स्टेनिंग करने के वक्त जो बहुत ज्यादा डार्क रंग से कलर होते हैं। मतलब जब हम स्टेनिंग कर रहे हैं क्रोमोसोम के, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो बहुत ज्यादा डार्कली स्टेन होते हैं और कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो बहुत ज्यादा लाइटली स्टेन होते हैं। ज्यादातर टीलोमर मतलब एंड पॉइंट्स वाले रीजन जो मैंने आपको डार्कली स्टेन करके दिखाए, ज्यादातर टीलोमर्स वाले रीजन ज्यादा डार्क स्टेन होते हैं। और जो बीच बीच वाले रीजन है, ये वाला रीजन, ये सेंट्रोमियर भी डार्कली स्टेन होता है। तो सेंट्रोमियर और एंड पॉइंट्स, मतलब सेंटर का कॉन्स्ट्रिक्शन और एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? हेट्रोक्रोमेटिन नेचर। क्यों? क्योंकि हेट्रोक्रोमेटिन। ये क्रोमोसोम को स्टेबल बनाना है, इस वाले पोर्शन को, सारे क्रोमोसोम को पकड़ के रखना है, इसलिए इसे टाइट होना पड़ेगा। ये एंड पॉइंट्स को सेव करना है क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम इधर उधर से टूटे नहीं, उसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, उसे ज्यादा स्ट्रॉन्गली कॉइल्ड होना पड़ेगा। तो ये हेट्रोक्रोमेटिन रीजन है। और जो बीच बीच वाले रीजन है वो लूज हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर आकर एंजाइम काम करेंगी, वहां पर आकर अपना अपना फंक्शन उन्हें करना पड़ेगा, उसका फंक्शन रहेगा। तो इस तरह से क्रोमेटिन भी दो फॉर्म के हैं, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। इज इट क्लियर? यस मैम। तो आप इसको एनसीईआरटी से देखो। एनसीईआरटी आपने डाउनलोड करी है? हैव यू डाउनलोडेड द एनसीईआरटी? यस मैम। यस मैम। So you have to complete it, and I will share this PPT as well with you in your group. I ओके। will be sharing it, so you can see this, and you can see the slides, go through the slide, and make the notes of it. Is it okay? यस मैम। मैम मुझे चैप्टर 5 में से पूछना था। हाँ बताओ, कौन सा टॉपिक? मैम वो तो हमने रिकॉम्बिनेशन वाला टॉपिक करा था, हाँ। तो मैम उसमें हमने वो जो क्रॉस जो देखे थे, उसमें मतलब येलो कलर्ड वाइल्ड टाइप वाले ऐसे वो वाले, आपके बच्चे तो को, उसमें वाइल्ड टाइप, हाँ वाइल्ड टाइप का तो मैम बताओ। जो वाइल्ड टाइप के थे उसमें जो शो कर रहे थे हमें उस डायग्राम में, तो उसमें ऐसे एक एरो टाइप का क्यों था? मतलब उसका मैम मतलब क्या है? उसमें आपको सच आप वो क्रॉस बना लो, ठीक है। वाइल्ड टाइप का मतलब ये होता है, वाइल्ड टाइप में मतलब नॉर्मल मेल से म्यूटेंट फीमेल फ्लाई के क्रॉस करवा रहे हैं। वाइल्ड टाइप उसमें एक पेरेंट वाइल्ड टाइप लेना ही है और एक पेरेंट उसमें म्यूटेंट लेना है, ठीक है। तभी तो हम देखना चाहते हैं ना कि कौन से पेरेंट से F1 में कौन सा ट्रेट जा रहा है।
तो हमें डिसिमिलर पेरेंट तो लेने ही पड़ेंगे। तो जब हम सेकंड वाला क्रॉस है वो मतलब लूज लिंकेज, वो क्लोज लिंकेज का है, सॉरी, ठीक है, नो सॉरी, गलत बता दिया। जो सेकंड वाला क्रॉस है वो लूज लिंकेज का है, जो विंग साइज का और आई आई कलर का है, विंग साइज और आई कलर यस का। मैम। हाँ, तो उसमें आपको दूर दूर जीन लोकेटेड हैं, तो उसमें आपको फर्स्ट वाले F1 में आप ये देखते हो, F1 में आपको हमेशा दोनों ही में, चाहे ए वाला क्रॉस है चाहे बी वाला, उसमें यही पता चलता है कि जो भी फीमेल है वो अपना कैरेक्टर मेल ऑफस्प्रिंग में दे रही है, जो मेल है वो अपना कैरेक्टर फीमेल ऑफस्प्रिंग में। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पता चलती है आपको फर्स्ट वाले में, तो ठीक है। सेकंड वाले में आपको परसेंटेज पता चलती है, परसेंटेज के बेसिस पे आप ये बताते हो कि अगर जीन दूर दूर हैं तो उनकी रिकॉम्बिनेशन हाई हो जाती है, उनकी रिकॉम्बिनेशन परसेंट बढ़ जाती है, और अगर जीन बहुत पास पास है तो उनकी रिकॉम्बिनेशन परसेंट कम हो जाती है। सिर्फ इतना ही आपका उसका कॉन्सेप्ट है कि linkage is inversely related to recombination. If linkage is high, that means if genes are very close, then the recombination percentage will be going down 1.3%. If the genes are far away, then the recombination percent will increase, that is 37%. ठीक है, ओके आपको मैम। क्रॉस ड्रॉ करो, उसको बनाओ, उसका कॉन्सेप्ट लिखो। उस टॉपिक को जब आप पूरा डिस्क्राइब करते हो तो उस टॉपिक को भी अगर आप एनसीईआरटी के भी लाइन भी पढ़ोगे तो उस लाइंस में, उस पैराग्राफ में एनसीईआरटी के सिर्फ कॉन्सेप्ट का थ्योरी बताए, उसमें बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा कि यू हैव टू get each and everything, you have to explain each and everything. No, they just want to focus on the main concept कि linkage is inversely related to recombination, and what is the meaning of recombination, and what is the meaning of linkage, and what is its effect. अगर linked जीन होंगी तो कितना परसेंट बनेगा, और अगर अनलिंक्ड जीन होंगी तो कितना परसेंट, ये बताना चाहते हैं बस, वही हमको लिखना भी है नोट्स में। मैं उसका भी पीपीटी शेयर करूंगी, आप उससे भी देख सकते ओके मैम। हो। ओके, तो आई एम एंडिंग द क्लास हियर। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम।